एनडीटीवी के इंडिया के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। देश भर में आलू और प्याज की कीमतों में आग लगी है, जिससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। पहले ही परेशानियों से जूझ रही जनता अब और परेशान है, लेकिन सरकारें हैं, नेता हैं जो इस पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां तरह तरह की हजार बातें की जा रही हैं, लेकिन मुद्दों पर आकर कोई बात नहीं कर रहा। तो सरकार ने आलू प्याज की आयात भी किया है, बावजूद इसकी कीमतें कम नहीं हो रही। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष इसे अब मुद्दा बना रहा है। पेश है रविश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। सब्जी का रेट तो हाई चल रहा है। हाँ, प्याज देखिए 300 से ऊपर हो गया, पल्ला हो गया है, 60 रुपए किलो हो गया है। आलू प्याज हर चीज का महंगाई हो गया। तो ये मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा रहेगा। आलू प्याज महंगा है। काहे महंगा है? काहे महंगा बेच रही हैं? काहे आप लोग महंगा कर रहे हैं? इलेक्शन से गाड़ी आएगा तब ना सस्ता होगा। हाँ। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर बिहार के सीवान में भी सब्जियों के दाम चढ़े हुए हैं। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों ने विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को नया मुद्दा दे दिया है। तेजस्वी यादव तो चुनाव प्रचार के दौरान प्याज की माला पहने जनता के बीच पहुंच गए। महंगाई कितना बढ़ गया? बीजेपी वाला लोग प्याज का माला पहनता था, प्याज हो गया 80 रुपए के पास सेंचुरी मार रहा है। आलू का दाम हो गया आपका हाफ सेंचुरी हुआ कि नहीं? बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई टाइम खाई जाते हैं। अब महंगाई टाइम नहीं है, अब भौजाई है। झूठा पार्टी आकर के जनता को गुमराह करता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, फल सब्जियों के दाम में ये तेजी लगभग हर जगह है। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को प्याज 80 से 100 रुपए किलो और आलू 50 से 60 रुपए किलो बिकते दिखे। पिछले हफ्ते यहाँ प्याज 100 से 120 रुपए किलो तक पहुँच गया था। अभी प्याज बढ़ के 120 रुपए तक भी चला गया था, आज 100 रुपए हो गए। पर अभी एक महीने में प्याज फिर से 100-150 के रेंज में जा सकता है। उसका रीजन एक है कि सप्लाई अभी बहुत कम पड़ रहा है और डिमांड ज्यादा है, क्योंकि प्याज ऐसी चीज है वो हर सब्जी में कौन से भी फूड रहने दे, चाइनीज रहने दीजिए, कॉन्टिनेंटल रहने दीजिए, महाराष्ट्रियन रहने दीजिए, या वेज का अपन ग्रेवी बनाते हैं, उसको सबको प्याज लगता ही लगता है। बाहर से जो इम्पोर्ट किया कांदा वो अभी 30-40 रुपए मिल रहा है, लेकिन उसको ज्यादा कोई लेता नहीं है, क्योंकि क्या उसको जो अपना कांदे में ये रहता है मीठा स्वाद वो उसमें नहीं रहता, और वो उसकी ग्रेवी जो होती है वो भी काली पड़ जाती है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि 7000 टन प्याज का आयात हो चुका है और 25,000 टन प्याज दीपावली से पहले और आ जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को सस्ता आलू और प्याज देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत लखनऊ के सप्रू मार्ग में मोबाइल वैन के जरिए सस्ते आलू प्याज की बिक्री की शुरुआत की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुहिम क्या लखनऊ से निकलकर राज्य के दूर दराज इलाकों में आम लोगों तक पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि लव जिहाद में शामिल लोग राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए कानून तक बनाने की बात कही। विपक्ष ने योगी के इस बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के जौनपुर और देवरिया की चुनावी सभाओं में उन्होंने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई और महिला सुरक्षा के सवालों को लेकर योगी सरकार पहले से घेरे में है, लेकिन इन मुद्दों के बजाय योगी लव जिहाद के मुद्दों पर जोर देते दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म वेश में
चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। दरअसल पिछले ही दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। कोर्ट ने मुस्लिम परिवार में पैदा हुई एक महिला के शादी से 1 महीने पहले हिंदू धर्म अपनाने के मामले में फैसला दिया था। हालांकि कोर्ट ने लव जिहाद शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया। ये शब्द दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच संबंधों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव में योगी आदित्यनाथ को यह मुद्दा उठाने का मौका मिल गया। उधर विपक्ष का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। योगी जी समाज के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए उन्हें असली मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। प्रदेश में कानून व्यवस्था की ओर जरा सा भी ध्यान दे दिया होता योगी आदित्यनाथ जी ने, तो आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश के लोग परेशान नहीं होते। जिस तरह से वो भयभीत हैं वो नहीं होते। जो एक हालत उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है, वो हालत बिल्कुल पूरे विश्व में हमारा सर नीचे झुक जाता है। जिस तरह की कानून व्यवस्था वहां की होगी, उनको कहिए जरा वहां ध्यान दें। लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं, लिहाजा इसे रोकने के लिए कानून लाने की दरकार है। देखिए, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत गंभीर थी। शुरू से हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कानून भी लाएंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी कि लोग नाम बदलकर इनोसेंट बच्चियों को प्यार के जाल में फंसाकर फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनसे निकाह करना, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराना। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी, हत्याएं हो रही थी, तमाम परिवारों की बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। तो उसको लेकर आज एक कड़ा फैसला लेते हुए आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। कोई भी 2 एडल्ट लोग जो है किसी भी धर्म के साथ जुड़े ना हो, उनको शादी करने की अनुमति देश का कानून और संविधान देता है। आप अगर ये एक एडल्ट हो और आपको निर्णय जो भी लोगे आप, उस निर्णय का, आपका निर्णय का हिफाजत होगी, ये हमारा देश का संविधान और कानून कहता है। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ही नहीं, हरियाणा सरकार ने भी शादी के लिए धर्मांतरण रोकने से जुड़ा कानून लाने की बात की है। ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि राम मंदिर, 3 तलाक और कश्मीर जैसे मुद्दे अब बचे नहीं हैं। अब लव जिहाद जैसे काल्पनिक मुद्दों के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने और असली मुद्दों से ध्यान बांटने की तैयारी चल रही है। लिहाजा इस सब के खिलाफ जनमत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। मुंबई से सटे भायंदर इलाके में मौजूद टीनेजर क्रू इंडिया पहले बड़े बड़े प्रोग्राम और रियलिटी शो में काम किया करते थे और अब 7 महीने से सब कुछ बंद है। लिहाजा अब ये सड़कों पर प्रैक्टिस करने को मजबूर है। कभी बड़े स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस करने वाले ये लोग अब ऐसी वीरान या खाली पड़ी जगहों पर प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। लॉकडाउन से पहले टीनेजर क्रू इंडिया नामक ये ग्रुप कई रियलिटी शो का हिस्सा रह चुका है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ना तो कोई शो मिल रहा है और ना ही कोई कॉर्पोरेट इवेंट। इसका असर ये हुआ कि ये लोग जिस स्टूडियो में प्रैक्टिस किया करते थे, उसका किराया न दे पाने के कारण इन्हें वहां से जाने को कह दिया गया।
यहाँ पे एक बाहर रोड है, वहाँ पे हम लोग रिहर्सल्स करते तो वहाँ पे भी अभी इतना परमिशंस नहीं है कि हम लोग रिहर्सल करें। तो कभी कभी पुलिस वाले आके चिल्लाते हैं। अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे तो जब पुलिस आती है तो उन लोग देखते तो उनको भी लगता है कि अरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग को डांट रहे थे पुलिस वाले, तो वो उन्होंने भी डांटना बंद कर दिया हम लोगों को। उनको लगा कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो उनको रिहर्सल करना चाहिए। इस ग्रुप में अधिकांश लोग गरीब परिवार से आते हैं। पहले डांस से मिलने वाले पैसों से इनका घर चलता था। अब 7 महीने से कोई कमाई नहीं हो रही, लिहाजा कई लोग अब कोई दूसरा काम भी करते हैं। काम के बावजूद प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। आर्थिक हालात ठीक नहीं है, पर डांस का जुनून बना हुआ है। पहले तो मैं कोई जॉब नहीं करता था, जो भी इनकम आता था ग्रुप से ही आता था, शो से ही आते थे। सब शो वगैरह सब बंद हो गए, तभी कुछ नहीं। तो अभी छोटा सा जॉब मिला है टेम्पो का, रैबिट भरने का, वो मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरा घर चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। मैं एक्चुअली झूला वीला रहता है कपड़े विपड़े का, तो उस पर काम करता हूँ। 8 घंटा जॉब करता हूँ, फिर वहाँ से रिहर्सल पे भी आता हूँ मैं। परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन तो भी मैनेज करके चलना पड़ रहा है सर। इस डांस ग्रुप में कई छोटे बच्चे भी हैं जो डांस से जुड़े स्टंट्स करते हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाले इमालवेल थापा इसी तरह स्टंट कर कुछ पैसे कमा लेते थे, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। अब भले ही इन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ग्रुप के दूसरे सदस्य इनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं ताकि ये डांस और पढ़ाई दोनों कर सकें। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा, और मेरे कृष्णा भैया और कांचे सर जो काम जॉब करते, उससे मेरा ऑनलाइन पढ़ाई का फीस निकल जाता है। आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के बावजूद ये लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात ये मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जरूर लॉकडाउन की वजह से परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी इन्हें उम्मीद है कि चीजें और इनकी हालात दोनों आने वाले दिनों में सुधरेंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।